एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अली मोहम्मद साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी। एक तो ये बताएगा कि फवाद चौधरी साहब, जो कि लतीफ़ कोसा साहब का भी सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल कैपेसिटी में वो ये ख्वाहिश रखते हैं या हुकूमती सतह पर ये वज़ीर आज़म साहब भी चाहते हैं कि फाइनली अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि मुल्क को दो सिमत में डाला जाए। जी देखें, ये कैबिनेट में तो इस पर कोई बड़ी ओपन डिस्कशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन फवाद साहब जो है कमीशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पटेल साहब से इस पर बात की होगी। बहरहाल आपको याद होगा जो बीजेएम का इशू था और ओवरसीज वोटिंग इशूज पे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 महीने पहले मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त जो है मोहतरम अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और जरदारी साहब, तमाम जमातों को उन्होंने अपनी तरफ से एक दावत दी थी कि अपोजिशन को उन्होंने कहा था कि एंगेज करते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन इसमें देखिए, मैं एक टेक्निकल इशू बता दूं। देखिए, हर चीज जो है जब एक गुडविल हो तो बात आगे जाती है। हमसे लाख गिले से आपने बात की है कि शहबाज साहब ने शुरू में एक ऑफर की थी, बात में की थी, लेकिन बाद में हमारी हुकूमत के खिलाफ तो दोनों इशू साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए ना जी, अगर एक पोजीशन मिलकर एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करी है, उनको घर भेजना चाहती है, साथ ही में हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत उनको एंगेज करके साथ बैठाए, तो दोनों ताली तो दोनों हाथों से बचती है। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नेवर टू लेट। पाकिस्तान के मफाद में कोई बात होती है लेजिस्लेशन में, पाकिस्तान की और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, अपनी अपनी सियासत अपनी अपनी है, लेकिन पाकिस्तान तो सबसे मुकदम है। किरवानी साहब वो कह रहे हैं नेवर टू लेट। अगर मुल्की मफाद में वो कह रहे हैं कि पहले 8 माह पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन लीडर और जरदारी साहब को, यानी पीपल्स पार्टी को, ये कहा गया था कि जी लेट्स इंगेज अपोजिशन, और आज फिर हम ये बात कर रहे हैं। और अगर ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं तो हुकूमत के वो नामजद तर्जुमान है, तो इट्स नेवर टू लेट। अगर मुल्की मफाद में, मुल्क के वसीतर मफाद में कुछ बेहतरी हो सकती है तो वाई नॉट। सर बात तो ठीक है। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि वो जो होता है ना सांप का डसा, वो रस्सी से भी डरता है। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर वजीर, मेरे लिए मोहतरम हैं अली साहब भी, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर वजीर आज़म साहब खुद अपोजिशन लीडर को ये दावत दें। वजीर आज़म साहब का तो ये हाल है, आपने भी देखा कि वो तो मुशावरत तक नहीं करते। जिन उमूर पर अपोजिशन लीडर की मुशावरत आइन ने मैंडेटरी करार दी है, वो तो उनका खत तक नहीं उनको लिखते, उनसे मुशावरत नहीं करते, उनको जवाब नहीं देते। लेकिन अगर वो कहते ना कि नीयत का दारो मदार अमाल पर है, अमल पर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब दावत दें शहबाज शरीफ साहब को, जी आइए, जो आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए आज से 3 साल पहले बात की थी, हम करने को तैयार है संजीदगी के साथ। क्योंकि मैं एक आपको अर्ज कर दूं, जो मैं पल्स देख रहा हूं लोगों की, और वो आप भी उसको एक्नॉलेज करेंगी कि लोग अब बेजार हो रहे हैं इस सिस्टम से, क्योंकि ये मुल्क जो कायदे आज़म ने गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था, उसकी तो अब इस मुल्क में कोई जगह नहीं रही है। ना उसके पास नौकरी है, ना रोटी है, ना बच्चे की फीस है, बिजली गैस के बिल वो नहीं दे सकता, अशियाए खुर्दोनोश वो नहीं खरीद सकता। जिन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, ये 5% किसी टाटा या बरला के लिए कायदे आज़म ने मुल्क नहीं बनाया था। ये 95% वो डिप्राइव्ड मुसलमान था बरे सगीर का, जो कि जिसको ना जॉब थी, ना सेहत में थी अपॉर्चुनिटी, उसके लिए कायदे आज़म ने मुल्क बनाया। और कायदे आज़म ने जी, तो जब तक ये अगर इनकी नीयत में कोई सच्चाई है, तो वजीर आज़म साहब को चाहिए कि वो खुद उनको दावत दें। इससे ही पता चल जाएगा कि ये कितने सीरियस हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं इसी बात पे एक ऑफिशियल जिसको कहना चाहिए कि एक मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया है कि पीएमएलएन ने कम से कम मशरूत कर दिया है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठना है तो वजीर आज़म साहब खुद अपोजिशन लीडर को दावत दें। खोसा साहब, आपकी पार्टी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसी कोई शर्त आपकी भी है या आप समझते हैं कि नहीं करना, या आप सोचते हैं कि कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है मुल्क के मफाद में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अली मोहम्मद साहब खुद वजाहत कर चुके हैं, काबीना में इसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन पहले कह चुके हैं कि जब भी शहबाज शरीफ बोलता है तो वो नौकरी की दरखास्त करता है।
और फिर वो कहते हैं चोरों और इन डाकुओं के साथ तो मैं हाथ में लाना तो क्या बैठने को भी तैयार नहीं। यार किसने ये कह दिया कि वो जो है संजीदगी से बात करना चाहते हैं? ये तो सिर्फ इनको जो फ्लैग पड़ी है KPK में जो इनका सफाया हुआ है, अवाम ने जो इनके घर पर होम ग्राउंड पर जो सफाया दिखाया है, उससे भी इन्हें सबक नहीं आया है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक वो कंटेनर मोड से नहीं उतर रहे नीचे। माफ कीजिएगा, 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सियासत तो क्या, सारी तबाही फेर के रख दी है इन्होंने। इलेक्टेबल्स की सियासत रह गई है, अवाम की सियासत नहीं रही है। वही टाटा तो बिरला आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत सीरियसनेस दिखाती है, खोसा साहब जिस तरह से मशरूत कर दिया किरमानी साहब ने कि वजीर आजम साहब खुद ऑपोजिशन लीडर को दावत दें कि आए जी टेबल पर बैठे बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो अगर ऐसी ही ऑफर आपके लीडर को भी देते हैं तो फिर आप इसको सीरियसली ले सकते हैं या मज़बूत जवाब आ सकता है आपका? देखिए ना, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है, ना इमरान खान कभी करेंगे और ना घोड़े से उतरेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, अभी छोड़ा क्या है बाकी? IMF के पास इन्होंने सारा कुछ दे दिया, गिरवी करके रख दिया। पाकिस्तान की मईशत विदेशी आकाओं के हाथ में इन्होंने करके रख दी है। स्टेट बैंक इन्होंने जो है IMF को दे दिया है, जो अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी है, और जो आगे मिनी बजट आना जा रहा है वो भी ये FATF और जो है IMF की वो ट्राशकी लेने के लिए ये भी उनके हाथ में उन्होंने दे दिया है इन्होंने। तो बाकी रह क्या गया? मैं इस पे मुझे बताइए, अली मोहम्मद खान साहब, दो शख्सियात, दो पार्टीज, पीपल्स पार्टी कहती है, अली मोहम्मद खान साहब जी, खोसा साहब ठीक है, खोसा साहब एक सेकंड, अली मोहम्मद खान साहब पीपल्स पार्टी कहती है कि अब रह क्या गया है, क्योंकि आप तो जब शहबाज साहब बात करते हैं तो आपके वजीर आजम कहते हैं कि जी ये जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, चोर है, डाकू है, लेकिन PMLN आसिफ किरमानी साहब सीनियर रहनुमा है, वो कहते हैं वजीर आजम साहब खुद अनाउंस करें, खुद दावत दें शहबाज साहब को, तो फिर कंसीडर किया जा सकता है। नहीं, मुनासिब बात है। देखें, अगर कभी कोई ऐसी कोई डायलॉग बनती है तो वो तो हाईएस्ट लेवल से ही होगा, लेकिन जाहिर है अंदर से आप बैकडोर भी बात करते हैं और हमेशा एक राब्ता सियासी जमातों का रहता है। तो अगर फवाद चौधरी साहब ने बात की है तो अपने तो लीड होगी, हो सकता है लीडरशिप से बात की हो, और मैं तो इसको बड़ी दर्जन काम करार नहीं दे रहा। देखें, जब माहौल बनता है मुल्क के लिए, जब आप कोई बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन हो गई, कोई अच्छी लेजिस्लेशन करनी है, या इवन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो पहले तो सख्त बात होती है, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर आप मुल्क के लिए अच्छे फैसले कर लेते हैं। पार्लियामान में हमेशा ये रिवायत रही है। तो अगर लीडरशिप के लेवल से सख्त बात आती है तो सिर्फ खान साहब ने कभी, देखें बिलावल साहब जो है यंग है, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया कि खान साहब उनके वालिद साहब की उम्र के हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, और शहबाज साहब ने भी सख्त बातें की हैं। तो सख्त बातें तो हर तरफ से नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए बैठेंगे, बात करेंगे, तो फिर सख्त बातों को एक तरफ रख के पाकिस्तान के मफाद में सोचना पड़ेगा। हाँ, इस बात से मैं करमानी साहब की, अगर उन्होंने की है, एग्री करता हूँ कि जब ये बात आगे बढ़े, फाइनली आगे बढ़े, तो फिर हाईएस्ट लेवल से होगी, तो फिर बात आगे जाएगी। हम जैसे लोग के बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। तो हो सकता है फवाद साहब ने कोई उनको सिग्नल मिला हो, या वो खुद से भी बात कर सके। वो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, करमानी साहब भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, खोसा साहब साबिक गवर्नर हैं, संजीदा आदमी है। तो अगर कोई बात आगे चलती है पाकिस्तान के लिए, देखें जो हमारा एहतसाब का नैरेटिव वो अपनी जगह पे रहेगा, जो इनका हमारे खिलाफ केस है वो अपनी जगह पे रहेगा। ये अपनी पोजीशन से पीछे ना जाए, हम अपनी पोजीशन से पीछे नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान के लिए बीच में बात की जाती है। अली मोहम्मद खान साहब, आज आप बिल्कुल वो वाली बातें कर रहे हैं जो मेरे ख्याल है तमाम लोग ये बात हमेशा करते थे, तमाम सीनियर लोग, तमाम तज्जियाकार, अपोजिशन के सीनियर रहनुमा, कि जी जो एहतसाब का अमल है वो चलता रहे, आपने डायरेक्टली तो नहीं करना, इदारों ने करना है, लेकिन आप अपोजिशन से हाथ मिलाएं, उनको आप ऑन बोर्ड लें, लेजिस्लेशन पे उनको ऑन बोर्ड लें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। फिर आपने बात की कि जी अब मामला शायद ये है कि हम थोड़ी बुर्दबारी की तरफ या बेहतरी की तरफ जाने का सोच रहे हैं और एक डिफरेंट मोड में, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि अपोजिशन बोर्ड लें, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर को फिर अदालतों में घसीटने की भी बात हो रही है। ब्रेक के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फवाद चौधरी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। प्रोग्राम
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन की ख्वाहिश थी कि मुल्क में बेहतर हम आंगी हो, पॉलिटिकल हम आंगी हो, मुल्क बेहतर अंदाज में चले। हुकूमत की आज ये ख्वाहिश है जिसका इज़हार वज़ीर इत्तलात ने कल अपनी ट्वीट के जरिए किया, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिएगा। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाई कोर्ट ये नहीं इशू के कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। अब हुकूमत को इसमें पार्टी बनना पड़ेगा, शहबाज साहब को अदालत लेके जाना पड़ेगा, उन पर केस करना पड़ेगा कि जी आपने जमानत ली थी कि आप अपने भाई को वापस लेकर आएंगे, 4 हफ्ते की जमानत थी, आपके भाई वापस नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ साहब को अदालतों में अब ले जाने की बात हो रही है। आसिफ किरमानी साहब, क्या फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी माहौल है, एक तरफ दावत, एक तरफ ये चीज़। मैंने वही अर्ज किया ना कि वो किसका यकीन कीजिए किसका ना कीजिए, लाए हैं बज़्म नाज से यार खबर अलग अलग। तो गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जहाँ तक जिक्र किया, एक तो अपनी इंटेंशंस उन्होंने जाहिर की, दूसरा गालिबन फवाद चौधरी साहब ने वो जो हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग है उसको गौर से पढ़ा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को वो आएंगे जितने भी 6-8 हफ्तों के लिए उनको अलाउ किया गया था, और या जब उनके डॉक्टर्स उनको ट्रेवल करने की इजाजत देंगे। अब ये वो वाली जो लाइन है जो उसको तो ये पढ़ते नहीं है और ये अपने मतलब की जो लाइन है वो निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह अपने इलाज के बाद डॉक्टरों के मशवरे से जरूर वापस आएंगे, लेकिन ये जो अब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जो हंट शुरू किया हुआ है कि उनको शिकार करना चाह रहे हैं, तो इन हालात में आप खुद बताएं कि क्या हुकूमत कोई संजीदा नजर आती है? और मैं समझता हूं कि ये वक्त का इन्होंने ज़िया है, ये ड्रैग करना चाह रहे हैं ऐसी तजावीज़ दे के, बातें करके। इस मुल्क को जहां इस नहज पर पहुंचा दिया गया है उसका वाहिद हल मैं समझता हूं कि यहां एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, लोग जिसको भी एक्सेप्ट करें, वोट दें, उसकी हुकूमत बने और उनकी मुश्किलात कम हो। क्योंकि लास्ट सेंटेंस क्योंकि देखिए ना, अब ये मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये कौन है रजा बाकिर अल बिसरी? ये कौन साहब हैं? इन्होंने एक स्टेट बैंक को IMF की फ्रेंचाइज बना दी है और वो उसके CEO हैं, और उनका ये आलम है कि डॉलर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। पता नहीं वहां मिस्र की मईशत को दरियाए नील में डुबोकर अब पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने आए हैं। ठीक है, इन हालात में इस फ्रेश इलेक्शंस और फ्रेश मैंडेट जॉन से वो बहुत जरूरी हो चुका है। किरमानी साहब, फ्रेश इलेक्शन की बात कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उसका तरीक़ाकार होगा ना। फ्रेश इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेजना होगा। घर भेजने के लिए आप लोगों के पास क्या रोड मैप है सर? देखिए, ये 4था साल हुकूमत का है। आप मेरे साथ, मेरे मोहतरम अली साहब, खोसा साहब, हम चलते हैं। मैंने कल भी एक चैनल पे कहा, आप किसी भी मिडिल क्लास गरीब गुरबा के बाजार में चले जाएं और देखें लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इनको खुद चाहिए कि इखलाकी तौर पर ये जवाज हुकूमत खो चुकी है, चूंकि ये गरीब आदमी को सर्व नहीं कर सकी, रिलीफ नहीं दे सकी। अच्छा, इनको खुद चाहिए तो माजरत सर, आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो खुद कर लेंगे? नहीं, हम तो हर आईनी तरीका जौन सा है उसको अडॉप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन आपको पता है ना, फिर इधर उधर से जौन सी चीजें हो जाती हैं दाएं बाएं से, तो वो भी आपको मद्देनजर रखना होंगी। यानी अभी इंतजार फरमाइए। हमारी कोशिश जारी है, लेकिन ये खुद भी तो इनकी कोई मॉरल एथिक्स होने चाहिए ना। ठीक है कि भाई आप डिलीवर नहीं कर सके तो जान छोड़ दें अवाम की। ठीक है, इसका जवाब अली मोहम्मद साहब देंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा लतीफ खोसा साहब, आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप भी यही समझते हैं कि जो इस सब मसाइल से हम गिर चुके हैं उसका जो निकलने का रास्ता है वो सिर्फ फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस है, या उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कोई और ऑप्शन है? और अगर वो इलेक्शंस है तो फिर उसका रास्ता कैसे होके जाएगा सर? देखें, कुछ भी नहीं। अगर आप अभी तो इन पे लाजिम है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं। अभी इनको सेंसस भी, चूंकि वन टाइम इन्होंने आईनी तरमीम की थी इलेक्शंस करवाने के लिए, सेंसस को ऑफिशियली नोटिफाई करने के लिए,
खुद इन्होंने, हुकूमत ने कहा है कि इसके जो है मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाएगी, सेंसस जो है कराया जाएगा, क्योंकि पहले सेंसस में बहुत सारा फॉल्टी चीजें थी। अगर आप 3 चीजें ये करते हैं, देखिए अगर ईवीएम पर जाना है तो भी आपकी 150 के लगभग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप 150 सिंबल रखेंगे, एक मशीन लेके आएंगे, 150 में फिर आपके जो उम्मीदवारान होंगे वो इंडिपेंडेंट्स भी होंगे। एक एक हल्के पर जितना उम्मीदवार होगा आपको इतनी बड़ी बड़ी ईवीएम की मशीनें लानी पड़ेंगी, और वो मशीन हर आपको पोलिंग स्टेशन तो आप ये वक्त अभी हुकूमत को देने को तैयार हैं, यानी कि 5 साल हुकूमत अपने काम पूरे करे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। हमें अगला साल ये 2000 यही साल जो है ये इलेक्शन का है, बल्दियाती इलेक्शन 3-4 माह इसमें लगेंगे, आप देख लीजिएगा, फिर आपके सेंसस करने पर है। हम इनकी देखें, इस वक्त इन्होंने अनमैनेजेबल बना दिया है। टू टेक अ ब्रेक सर, वापस आते हैं। मुल्क अनमैनेजेबल हो गया, अब ये मैनेजेबल कैसे होगा, और प्लस ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, या फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन की बात तो की जाती है, लेकिन उसका आईनी रास्ता क्या होगा, अपोजिशन में फिलहाल हम मांगी नहीं पाई जा रही, उसका फायदा यकीनन हुकूमत को होगा। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, अली मोहम्मद खान साहब से बात करें।